नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज में, जहां पे सर्वाधिक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपसे डिस्कस करते हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मई 14 को आपको देखने मिलेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सवाल क्यों आ सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं राज्य, विधानसभा सीटों की संख्या। तो राज्यों में है कर्नाटक 224, छत्तीसगढ़ 90, मध्य प्रदेश 230, राजस्थान 210। इसका सही जवाब है, जो सही सुमेलित नहीं है वो है राजस्थान, इसकी संख्या होगी 200। और ये प्रश्न मैंने क्यों आपसे पूछा है, तो अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो जो भी इंपेंडिंग इलेक्शंस हुए थे राज्यों में, उनके विधानसभा सीटों की संख्या पूछी गई थी। तो संभावित है कि ऐसे प्रश्न आपको 2023 में भी देखने मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। 2, प्रस्ताव राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। 2, प्रस्ताव राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। अगर आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है, तो यह सही है। ठीक है, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है जितनी संख्या है उसका आधा और आधे से एक ज्यादा। ठीक है, पर इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है, एब्सोल्यूट की नहीं। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है जो प्रेजेंट मेंबर है। मान लीजिए राज्यसभा में क्या है कि हर 2 साल के बाद उसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं उनको हटाया जाता है, फिर चुनाव होते हैं, राइट। तो उस समय जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं राज्यसभा में उसके आधे से एक ज्यादा, इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इसीलिए जो सही जवाब है केवल 1। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1, मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है। 2, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो इससे जो संभावित सवाल आपको आ सकता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या एसटी के लिए एक भी सीट सुरक्षित है या नहीं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी सीट सुरक्षित नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है लोकसभा सीटें एसटी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के बाद जो उड़ीसा राज्य है और झारखंड, दोनों में 5-5 सीटें रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए। पर आपको इससे भी थोड़ा आगे बढ़ना होगा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या है वो थारू को हटा करके अब गौंड ट्राइब हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए आप कई जहां पढ़ेंगे तो आप पाएंगे थारू बता रहा है, पर सही जवाब है गौंड ट्राइब, क्योंकि 13 जो जिले थे उत्तर प्रदेश में वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स जो सब ट्राइब्स हुआ करते थे गौंड को, उनको मिला करके गौंड ट्राइब्स का एसटी दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा संख्या वाली एसटी है उत्तर प्रदेश में वो गौंड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है। ठीक है, तो संचित निधि जो है इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अधिकृत नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, लोकसभा कर सकती है। लोकसभा क्यों कर सकती है? क्योंकि वो पब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वहां पर जो भी सरकार है उसे ये प्रूव करना होगा कि उसका बहुमत है। इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड को जो निकाला जाता है उसके लिए अधिकृत करने वाला जो बॉडी है वो लोकसभा है। अगर लोकसभा को हटा करके आपको सिर्फ संसद लिखा आ जाए एग्जाम में तो आंसर संसद होगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब है लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष,
सी भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर बनने के बाद कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है, पर जब वो मेंबर से सेलेक्ट होते हैं तो मेंबर्स को जो शपथ दिलाते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर वो सदस्य होता है जिसने सबसे लंबा कार्यकाल संसद में बिताया हो, लोकसभा में बिताया हो। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसी पार्टी का हो जिस पार्टी को बहुमत हासिल हुई है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास की गणना का हिस्सा नहीं है? ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो आपके सामने ऑप्शंस हैं वो है आपका किस चीज का? आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है, इसे कैलकुलेट कौन करती है? यूएनडीपी। ठीक है, तो जो कैलकुलेट करती है वो किस 3 आयाम को लेती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब स्कूल में औसत कितने साल लोग गए, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका हिस्सा नहीं है। देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए मैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता हूं तो उसमें इंग्लिश वाले वर्ड्स डाल देता हूं, क्योंकि फिर उसको अगर मैं चेंज करूं तो जरूरी नहीं है कि वही ऑफिशियल वर्ड मुझे ट्रांसलेट करके मिले। ठीक है, तो जवाब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल केला के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आप पिक्चर देख रहे हैं बोर्ड पर रेड बनाना का, तो आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आसाम, मिजोरम और कर्नाटक। देखिए, सही जवाब है कर्नाटक। और लाल केले कहां के हैं कर्नाटक के? तो कमलापुर, उस गांव का नाम है कमलापुर। ठीक है, अब जो रेड बनाना होता है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या चीज है जो उसे विशिष्ट बनाता है, वो ये है कि इसको खाने से शरीर में विटामिन B12 जो होता है उसका जो मात्रा होती है इसमें पर्याप्त रूप से होती है। तो आदमी को खाने पर विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में इससे मिलता है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वो 1972 5 जून को ही हुआ था। 5 जून, ठीक है, 1972। कौन सा? आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसी में यूएनईपी का जन्म हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपको यह सवाल आ सकता है क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब जो मैंने बाकी ऑप्शंस आपको दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो 16 सितंबर है वो है वर्ल्ड ओजोन डे, इसको नोट कर लें आप लोग। जो 12 अक्टूबर है वो है वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। देखिए, ये पहली बार होने जा रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दुनिया का जो 90% स्लॉथ बियर है ना वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? इंडिया में। बाकी का 10% नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे है। ठीक है, आप यूपीपीसीएस में पाएंगे कि हर साल कम से कम वो 2 ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं जहां पर आपको दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। वर्ष 2022 में पहली बार विश्व जैव आरक्षित दिवस मतलब वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे घोषित किया गया है। यह कब है? यह तो बहुत ही ज्यादा संभावित है कि यह प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में आए। ठीक है, तो जवाब है 3 नवंबर। आप इसे नोट डाउन कर लें, यह पहली बार हुआ है और यह अति संभावित प्रश्नों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपका अगला प्रश्न है हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, लाला लाजपत राय, डी विनायक सावरकर। तो सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन BR अंबेडकर की आत्मकथा है? ए वेटिंग फॉर ए वीजा, बी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड डी बुद्धा एंड हिज धम्मा। देखिए, यह आत्मकथा की बात हो रही है। ये चारों बुक BR अंबेडकर ने ही लिखे हैं। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा ही रचित है चारों की चारों बुक। तो सही जवाब है जो आत्मकथा है वो है वेटिंग फॉर ए वीजा। ठीक है, यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला ऑल हाइड्रोजन जनरेटेड इलेक्ट्रिकल वाहन लॉन्च किया है? देखिए,
ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लॉन्च करने वाली जो पहली कंपनी भारत में बनी है वो है टोयोटा। और आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो काफी न्यूज में है। आपको ब्लू हाइड्रोजन, आपको ग्रीन हाइड्रोजन, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो वाटर से फोटोसिंथेसिस करके बनाया जाता है, पर जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए ऊर्जा का प्रयोग होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सच एज सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी। ठीक है, ऐसी रिन्यूएबल एनर्जीज का प्रयोग करके उसे फोटोसिंथेसिस करा करके वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हुआ। जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज हुई है वो सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, तो यहां पे कार्बन कुछ रिलीज नहीं हुआ है। दूसरा, जो इतना ऑक्सीजन उससे बनेगा, उस ऑक्सीजन का हम करेंगे क्या? तो कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत था, तो वो हॉस्पिटल्स में बेचा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13, रेड सैंडरवुड की आईयूसीएन स्टेटस क्या है? देखिए, जो पुष्पराज मूवी है उसमें रेड सैंडरवुड की ही चर्चा हो रही है, लाल चंदन की ही चर्चा हो रही है, तो संभावित है कि आपसे यह सवाल पूछा जाए। देखिए, अब जो रेड सैंडरवुड की आईयूसीएन स्थिति है यह 2018 में बदली जा चुकी है। ठीक है, अब इसे क्या कहा जा रहा है? इसे बताया जा रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 2018 में इसकी स्थिति क्या थी? नियर थ्रेटेंड थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, पेंच टाइगर रिजर्व ने हाल में ही बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से यह किन राज्यों में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विकल्प दिया गया है 1 और 2, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कोई नहीं, केवल 2 मध्य प्रदेश, 3 केवल 1 मतलब महाराष्ट्र। देखिए, इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। और आपसे संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? देखिए, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये दोनों तरफ है। एक तरफ आपका क्या है? महाराष्ट्र है, और एक तरफ क्या है? आपका मध्य प्रदेश है। दूसरा, जो आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है इसे भी बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको डेफिनेटली एक सवाल आ सकता है, तो इसका तो मैंने जवाब बता दिया कि ये दोनों तरफ है। दूसरा, सतपुरा टाइगर रिजर्व एक पॉसिबल क्वेश्चन है कि आपको वहां से आ सकता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में डाल करके हमें बताएं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल में ही वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड बैंक, डी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सही जवाब है इसका वर्ल्ड बैंक। ये किस देश के लिए किया जा रहा है? साउथ अफ्रीका के लिए किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में क्या, किसको कंजर्व करने के लिए? तो ब्लैक राइनो को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है आपको। ठीक है, वन जीव संरक्षण बॉन्ड ये पहली बार इंटरनेशनली लॉन्च हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपनी इस सीरीज को। हम मिलेंगे आपसे अगले सीरीज में। आप डाउनलोड करें हमारे ऐप को, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।